Everyone excited for the class, guys? Please respond in chat box. ओके सो टुडे आज हमारी क्या है रिवीजन क्लास में क्या पढ़ेंगे आज हम जो चैप्टर्स टेस्ट पेपर में आ रहे हैं कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं टेस्ट पेपर में जल्दी बताओ कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस सेल साइकिल बायोमोलिक्यूल्स और बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन एक और बचा चैप्टर नाम बताओ कौन सा बच गया चैप्टर 17 का नाम बताओ गाइस ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस सो हम पांचों चैप्टर का रिवाइज करेंगे सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन चलो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा है हियर वी नीड टू मैच द कॉलम यहाँ पर कुछ कॉलम 1 में एलिमेंट्स के नेम लिखे हैं और कॉलम 2 में लिखे हैं चलो बताओ स्क्रीन सबको विजिबल है ना प्रॉपर एकदम गाइस क्वेश्चन 1 का आंसर थोड़ा फास्ट एल्ब्यूमिन क्या करता है प्रियांशु का है ऑप्शन सी ऑप्शन सी सबका सी है पूजा का है आजाद का है शिवम का है हर्षित का है प्रियांशु का डी है दूसरे प्रियांशु का डी है चलो मैच करते हैं तो एल्ब्यूमिन क्या होता है एक प्लाज्मा प्रोटीन होता है और ये क्या कम करता है ऑस्मोटिक बैलेंस तो ए का क्या होगा हमारा एस बी की बात करें ग्लोबुलिन क्या करता है डिफेंस में क्या ग्लोबुलिन डिफेंस में काम करता है बी का क्या होगा इम्यूनिटी दैट इज पी फाइब्रिनोजेन इस प्रोटीन का काम क्या है क्या ये कोगुलेशन ऑफ ब्लड करवा देता है यस ये कोगुलेशन ऑफ ब्लड करवा देता है जब हमें कट लग जाएगा तो ब्लड का लॉस होगा तो उसको प्रिवेंट कौन करवाता है हमारा फाइब्रिनोजेन प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा फाइनली न्यूट्रोफिल एक टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी है जिसका काम क्या है वॉल्यूम धीरे बोलो थोड़ा हाँ आज क्वेश्चन सॉल्व होंगे अब इसका नाम है फेगोसाइटोसिस कहाँ मैच हो रहा है SPQR कहाँ पर आ रहा है ऑप्शन सी ठीक है इसमें कोई कंफ्यूजन और शुड बी मूव अहेड दे आर स्किल्ड फॉर एन आर्टिकल्स चलो नेक्स्ट क्वेश्चन C4 जो प्लांट्स होते हैं वो ज्यादा इफिशिएंट होते हैं C3 प्लांट से क्या ऐसा होता है कि C4 में जो उसको अच्छा बना देता है बताओ अंजलि रेनू रेशम पांडे जी गुंजन ऑप्शन डी सबका डी यस दैट इज द करेक्ट ऑप्शन तो फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है पहले ये समझो एक एंजाइम का नाम हमने पढ़ा था रिब्यूस्को दैट इज RUBP कार्बोक्सिलेज भी बोलते हैं ठीक है तो रिब्यूस्को का काम क्या होता है कि ये तो आइदर CO2 का फिक्सेशन करवा सकता है या ये ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर सकता है मतलब इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या है दोनों चीजें इसके लिए मतलब फेवरेबल है दोनों को एक एक्सेप्ट कर सकता है जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जाएगा तो ये तो क्या बना लेगा ग्लूकोज क्योंकि ये C3 साइकिल में चले गया पर एक कंडीशन ऐसी है कि जो प्लांट है उसके अंदर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हो गया तो रिव्यूज को क्या बोलेगा कि मैं तो ऑक्सीजन के पास जाऊंगा वो ज्यादा है तो जब वे ऑक्सीजन के साथ जाएगा तो जब प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं C2 साइकिल विच इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज फोटो रेस्पिरेशन समझ आया फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है गाइस समझ आया फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है ठीक है फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है देखो ये कुछ बनाती तो करती है नहीं कुछ यूजफुल प्रोडक्ट बनाती है नहीं ठीक है एंड ATP भी यूज कर लेती मतलब इतनी मेहनत से हमने एनर्जी बनाई थी ATP बनाई थी एनर्जी बनाई ATP बनाई और ये फोटो रेस्पिरेशन ने क्या करा ATP लेके डायरेक्टली उसको एक वेस्टफुल प्रोसेस में डाल दी तो क्या इसको वेस्टफुल प्रोसेस बोलेंगे कॉन्सेप्ट्स आज नहीं होंगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैक्सिमम हमारा उसी पे पड़ेगा ठीक है क्लियर हो गया सबको व्हाट इज फोटो रेस्पिरेशन अभी जो फोटो रेस्पिरेशन है वो C3 प्लांट्स में होता है और C4 प्लांट्स में ये नेग्लिजिबल होता है क्यों क्योंकि जो C4 प्लांट्स होते हैं उसके पास क्या होता है पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम CO2 का फिक्सेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन है वो दो तरीके से होगा
C3 साइकिल या C4 साइकिल। तो जब पेप कार्बोक्सिलेज लेगा तो ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बनाएगा, और जो C3 में वहां पर बनेगा PGA, और वहां पर हमारा एंजाइम कौन होगा, रिबेस्को। तो जो C4 प्लांट है उसमें कौन सा एंजाइम है, पेप कार्बोक्सिलेज, इसीलिए वहां पर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, बताओ आगे बढ़े। आधी क्लास के बाद माइक ऑन कर दूंगी, ठीक है, दोनों का हो जाएगा। आधी क्लास के बाद करूंगी माइक ऑन, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में इन सब में से क्या इंपॉर्टेंट है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में इन सब में से क्या इंपॉर्टेंट है? क्या होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? व्हाट इज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? जब किसी इंसान को चोट लगी तो खून निकलेगा, दैट मीन्स लॉस ऑफ ब्लड होगा। तो ये ब्लड लॉस अगर कंटिन्यूसली होते रहा तो हमारी बॉडी में सारा ब्लड बाहर निकल जाए। तो कोई प्रोसेस होना चाहिए जो इसको प्रिवेंट करे, and the process which prevents the loss of blood due to an injury is known as coagulation or clotting of blood. क्लियर है? क्लियर है गाइस? अब इस क्लॉटिंग में हमको क्या चाहिए, फाइब्रिनोजेन को फाइनली फाइब्रिन बनाना रहता है। उसके लिए हमको चाहिए कैल्शियम आयंस। कैल्शियम आयंस एक तो कोagulation और मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी आप पढ़ना है, लोकोमोशन पढ़ा है तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी कैल्शियम की इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। इसके साथ हमको क्या चाहिए, प्लेटलेट। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स जो कोagulation करवाएंगे। तो हमको क्या चाहिए, कैल्शियम और प्लेटलेट्स। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा बी, ठीक है। ओके, बताओ माइटोसिस कहाँ होता है? व्हाट इज माइटोसिस? व्हाट इज माइटोसिस? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। माइटोसिस क्या होता है पहले ये तो बताओ। जब एक सेल डिवाइड होके दो सेल बनाएगा, पर उसमें कंडीशन क्या है कि जो उसका कंटेंट था जेनेटिक मटेरियल का डिप्लॉयड था, और जो डॉटर सेल्स या नए सेल्स बन रहे हैं उनका भी डिप्लॉयड हो, इसको क्या बोलेंगे हम, हमारा माइटोसिस। मतलब सपोज कोई सेल अगर किसी भी जेनेटिक मटेरियल या किसी भी प्लॉइडी लेवल के साथ क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो जब वो डिवाइड करेगा तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। इसमें जो सेल्स बनेंगे वो क्या होंगे, आइडेंटिकल। डॉटर सेल्स और पेरेंट सेल्स क्या होंगे, आइडेंटिकल। तो ये जो आपका माइटोसिस है ये हैप्लॉइड में भी होगा और डिप्लॉइड में भी होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। ओके, ओके। सेल डिविजन क्या है? क्या इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं होता है? इट डज नॉट इन्वॉल्व कोऑर्डिनेशन। क्या ये कभी भी हो सकता है, या कभी प्रिसाइज नहीं होता है, या बहुत ही हाईली कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है? बताओ क्या होगा इसका आंसर। सेल डिविजन इज डैश डैश डैश, ए सी, सी। और बाकी लोग रिस्पॉन्स काफी कम आ रही हो, आप लोग 34 लोग हो और रिस्पॉन्स 10 के आते हैं, ऐसा क्यों? और बताओ जल्दी। आई नीड रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन। गलत बताओ सही बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू नीड टू रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इसका क्या आंसर है, सी। तो जो आपका सेल डिविजन होता है हाईली कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस होता है। इसमें क्या फेजेस होते हैं, डिफरेंट फेजेस होते हैं, G1 S G2 M, ठीक है, G0, इतने सारे फेजेस होते हैं। इतने सारे फेजेस में हर चीज एकदम प्रॉपर होती है। S फेज DNA का रेप्लिकेशन करवाएगा, G1 G2 क्या करवाएंगे, RNA और प्रोटीन का सिंथेसिस। एम फेज में आपका कैरियोकाइनेसिस होगा जिसको हम न्यूक्लियर डिवीजन भी बोलते हैं। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, एंड फाइनली ये सेल बनेगा। तो क्या ये बहुत ही हाईली कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है, बहुत स्पेसिफिक प्रोसेस है? ओके, ठीक है, आगे बढ़े। चलो एक सेल साइकिल, ये सविता पूछे, एक बार मैं सेल साइकिल का थोड़ा सा आपको ब्रीफ में समझा देती हूँ। तो सेल साइकिल क्या होता है कि जो भी इवेंट सेल से डिवीजन में हो रहे हैं उसको हम बोलेंगे सेल साइकिल। सेल साइकिल को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है, एक होगा इंटरफेस और एक होगा एम फेज। तो जो मैक्सिमम टाइम जो सेल रहेगा वो इंटरफेस में रहेगा, कितना, 95% सेल इधर रहेगा और 5% सेल कहाँ रहेगा, एम फेज में होगा, ठीक है। एम फेज में हो। अब यहाँ पर कुछ फेजेस आते हैं इंटरफेस को डिवाइड करा, दैट इज G1 S और G2। G1 और G2 में क्या होगा आपका, आरएनए और प्रोटीन को सिंथेसिस, ओके।
इस फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, सेल जिंदा है, बस डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। और एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन। इतना याद है सबको, ठीक है। उसके बाद हुआ कि G1 हो गया, S हो गया, G2 हो गया। अब जो सेल है कहाँ एंटर करेगा, एम फेज में। इसमें क्या होगा, फाइनली वो एक से क्या बनेगा, दो, मतलब डिवाइड हो जाएगा सेल। अब इसमें पहले एक इवेंट आएगा कैरियोकाइनेसिस। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस का डिविजन। न्यूक्लियस के डिविजन में स्टेजेस आती है, दैट इज पी में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये स्टेजेस हो गई। फाइनली टीलोफेज के बाद क्या हो जाएगा आपका, साइटोकाइनेसिस। मतलब ये सेल के अंदर न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस क्या हो गया, एक से दो बन गया, ये हो गया आपका कैरियोकाइनेसिस। अब जो सेल है, दोनों न्यूक्लियस क्या लेंगे, हमको साइटोप्लाज्म देंगे। फाइनली ये दो हो गए, तो आपको समझ में आ गया, दीज आर दी स्टेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको। सभी, आपका कंफ्यूजन क्या है, सभी आपका कंफ्यूजन क्या है, वाई 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 क्यों लिख रहे हो मोनू, व्हाट हैपेंड। जी नॉट में कंफ्यूजन है, ठीक है। तो देखो इंटरफेस के बाद क्या हुआ, एम फेज में इसने डिवाइड कर लिया। अब ये डिवाइड हो गया, अब ये क्या बोलता है, मुझे तो कोई स्पेशल सेल बनना है, और स्पेशल बन के क्या रहूंगा, मैं अकेले रहूंगा, मैं फिर ना डिवाइड नहीं करूंगा, मैं स्पेशल रहूंगा। तो जो स्टेज आती है उसको बोलते हैं हम जी नॉट। अगर सेल डिवाइड होने के बाद जी नॉट में चले गया तो वो क्या होगा, स्पेशल सेल हो जाएगा। स्पेशल सेल फिर क्या होता है बताओ, स्पेशल सेल क्या नेफ्रॉन्स होते हैं जो किडनी में होते हैं, वो क्या बोलेंगे, हम तो यूरिन को ही फॉर्म करेंगे। फिर क्या हार्ट के सेल्स होते हैं, हार्ट के सेल, किडनी के सेल, ब्रेन के सेल, ये सब स्पेशल सेल होते हैं। तो जब सेल को स्पेशल बनना है तो वो कहाँ चले जाएगा, जी नॉट फेज में। जी नॉट फेज में गया, उसके बाद वो डिवाइड नहीं करेगा। बट कभी जरूरत पड़ी, उसको लगा कि अब मेरा नंबर कम हो गया है, मुझे अपना नंबर इंक्रीज करना पड़ेगा, तो जरूरत करने पे वो फिर से कहाँ एंटर कर सकता है, आपका सेल साइकिल में। क्लियर हो गया, जी नॉट बी, जी नॉट भी क्लियर हुआ गाइस, जी नॉट भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखो ऐसी आपकी सेल साइकिल होती है। सेल साइकिल में पहले G1 जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस होगा, उसके बाद एस फेज में डीएनए का आपका डुप्लीकेशन होगा, डीएनए डबल होगा कंटेंट, उसके बाद G2 में आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस होगा। फाइनली एम फेज में जाएगा तो पहले कैरियोकाइनेसिस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। अब साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने के लिए साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस के बाद अगर सेल को स्पेशल बनना है तो वो जी नॉट में जाएगा, या फिर अगर उसको फिर से डिवाइड करना है तो G1 में जाएगा। क्लियर हो गया। आफ्टर साइटोकाइनेसिस दे एंटर इन नॉट इनटू जी नॉट। सिर्फ वही साइटोकाइनेसिस के बाद जी नॉट में जाएंगे जिसको स्पेशल बनना है, जो डिवाइड फर्दर नहीं करेगा, डिवाइड नहीं करेगा, स्पेशल बन जाएगा, वो जाएंगे आपके जी नॉट में। पर जो बोलेगा कि मुझे तो डिवीजन कंटिन्यू करना है तो वो आपका G1 में जाएगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ठीक है। प्रोफेस की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी, इसके अलावा जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो डिसअपियर होने लगेंगे। उसके बाद ये हो गया आपका प्रोफेस। अब इसमें जो आपका डीएनए डबल हो गया था, वो क्या हो गया, डबल होने की वजह से क्या हुआ कि अब डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ हुआ था, आपका एस फेज में। अब वो डबल अलग अलग जगह जाएगा। पहले तो ये क्या करेंगे, एक सेंटर पे आ जाएंगे जिसको हम बोलते हैं मेटाफेज वाली स्टेज, जिसमें वो एक इक्विटोरियल लाइन पर आ गई। इक्विटोरियल लाइन पे आने के बाद क्या होते हैं, वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे, मतलब अलग अलग पोल्स पे चले जाएंगे, उसको हम बोलेंगे एनाफेज। ठीक है, ये अलग अलग हो गए, ऑपोजिट, मतलब ऐसे खींचा उनको बीच में से। जहां पर वो अटैचमेंट होता है वो क्या होता है, उसको बोलते हैं काइनेटोकोर पे अटैच होगा, और अटैच कौन होता है, आपका स्पिंडल फाइबर। ठीक है। फाइनली टीलोफेज में क्या हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आपकी रीअपियर होने लगेंगी, दोनों जो क्रोमोसोम्स अलग अलग डिवाइड हो गए थे उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाएगी, आपके जो सेल ऑर्गेनेल्स भी डिसअपियर हो गए थे वो रीअपियर होने लगेंगे। तो प्रोफेस में क्या होगा, डिसअपियरिंग, और टीलोफेज में क्या होगा, रीअपियरिंग। क्लियर है, क्लियर है गाइस, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे मियोसिस की। तो मियोसिस कैसा होता है, रिडक्शनल डिवीजन, यहाँ पर रिडक्शन होगा। तो अगर सेल 2n है तो ये क्या होगा, डिवाइड होकर क्या बोलेगा कि मुझे तो हाफ हाफ बनना है एन एन का। क्लियर है, क्लियर है,
गाइस क्लियर है मियोसिस और माइटोसिस में डिफरेंस? ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो मियोसिस होता है वो तो बोलेगा मैं 2 बार डिवाइड होऊंगा, 2 बार सेल को डिवाइड करूंगा तभी जाके वो हैप्लॉइड हैप्लॉइड बनेंगे। इसीलिए पहले क्या होगा, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो कितनी बार होगा? डीएनए का रेप्लिकेशन कितनी बार होगा? ओनली 1 टाइम। सेल भले ही 2 बार डिवाइड करेंगे, मतलब पहले 1 से 2 बनाएगा और फिर 2 से 4 बनाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर जो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा सिर्फ एक बार होगा। क्लियर? आई होप सब समझ आ रहा है। ठीक है, तो पहले मियोसिस 1 होगा। मियोसिस 1 में के जो स्टेजेस है पीमैट, उसको भी हमने 111 नाम दे दिया। तो पहले क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, प्रोफेज 1 में भी क्या होती है, कुछ स्टेजेस होती है। दैट इज लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। अब इसको आप याद कैसे करोगे? कैसे याद करोगे इसको? ला जरा पानी दे दे। कैसे? ला जरा पानी दे दे, याद हो जाएगा? याद हो जाएगा? बताओ, याद हो जाएगा? ओके। सो अगर हम बात करें तो ला जरा पानी दे दे क्या हो गई, हमारी पहली ट्रिक हो गई ये लेप्टोटिन, जाइगोटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। ठीक है, इन सब रखने की। तो यहाँ पर पहले क्या होगा, जो मेन आपका होता है ना मियोसिस में, एक चीज होती है क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, एक्सचेंज। मतलब ये बोलेगा मुझे थोड़ा सा तेरा पार्ट दे दे, और ये बोलेगा इसको कि थोड़ा सा तेरा पार्ट दे दे। तो जब ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस जो एक्सचेंज होता है इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, ओके। क्रॉसिंग ओवर समझ में आया? तो मेन चीज यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इनको हम क्या बोलेंगे, क्रोमेटिड। ठीक है, इसको क्रोमेटिड, सिंगल को बोलेंगे क्रोमेटिड, और दोनों क्या है, साथ में है, तो इनको क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। इनको क्या बोलेंगे, सिस्टर। ठीक है, और ये दोनों क्रोमोसोम्स कैसे होंगे आपके, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है इतनी बात? ठीक है, क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होगी, होमोलोगस क्रोमोसोम्स और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये दोनों तो बहन बहन है, पर ये वाली और ये वाली बहन है क्या, नहीं, तो ये कैसा होगा आपका, नॉन सिस्टर। क्लियर हो गया? रिपीट करते हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं। यहाँ पर जो आपका प्रोफेस 1 में एक बहुत मेन इवेंट होता है दैट इज क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एक क्रोमोसोम क्या बोलेगा कि ला भाई तेरा थोड़ा सा पार्ट दे दे, दूसरा क्रोमोसोम क्या बोलेगा, ला भाई थोड़ा तेरा सा पार्ट करे। दोनों एक दूसरे का थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके क्या करेंगे, एक्सचेंज, और उसको बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर होता है किसके बीच में है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम। और सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं, जो एक ही क्रोमोसोम्स के 2 पेयर होंगे। ये क्रोमोसोम है, इनको क्या बोलेंगे, सिस्टर। और अगर मैं इन दोनों की बात करूं, ये वाले को बोलूं और ये वाले को बोलूं, तो ये क्या होगी, नॉन सिस्टर। क्लियर हो गया? उसके बाद एक्सचेंज होने के बाद फिर से वो मेटाफेसिक प्लेट पे आ जाएंगे, पुल अपार्ट होंगे तो एनाफेज 1 हो जाएगा, और फिर वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये पेयर हो जाएगी, तो इसको बोल दिया टीलोफेज 1। क्लियर हो गया? यहाँ अपना प्रोफेस लास्ट टीलोफेज 1 के बाद ऐसा कुछ बना था। अब नेक्स्ट स्टेज पे आ जाओ, दैट इज मियोसिस 2। मियोसिस 2 में बात करी तो ऐसे तो हमारे पास बन गया था। अब ये जो आपके दो दो बने हैं इसको हम क्या बोलेंगे, कि आप सिंगल हो जाओ, मतलब सिर्फ एक क्रोमेटेड रहो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मियोसिस 2। ये सेम माइटोसिस जैसे होगा, यहाँ पर कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो देखो पहले ये दोनों थे, एक एक सेल में, इन दोनों में पुलिंग अपार्ट हुई, तो ये जो सिंगल सिंगल वाले थे अलग हो गए। जब ये सिंगल सिंगल वाले अलग हो गए तो ये फाइनली क्या हो जाएंगे, आपके 2 से 4 बन जाएंगे। माइटोसिस की जैसे होता है, वेरी गुड, मियोसिस 2 इज लाइक माइटोसिस। ठीक है, ओके, क्लियर है? समझ आ गया ना सेल साइकिल? इजी था ना? ओके। अब यहाँ पर कुछ टर्म आती है दैट इज क्रोमोनीमा। ठीक है, अगर यहाँ पर जैसे स्टार्टिंग सेल डिवीजन के पहले जो आपका जेनेटिक मटेरियल वो तो ऐसा कॉइल सा पड़ा रहता है, फिर उनका जब कंडेंसेशन होता है तभी तो ये क्रोमोसोम बनते हैं, और इसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन, रीअपियरेंस ऑफ क्रोमोसोम्स। बट अगर हम बात करें इस क्रोमोनीमा की, तो इनके बीच में क्या होता है, जब ये आपका कॉइल्ड होता है ना, तो ऐसा बीट्स ऑन स्ट्रिंग। बीट्स ऑन स्ट्रिंग का मतलब एक मोती, आपने मोती की माला देखी है सबने, मोती की माला देखी है आपने सबने?
है ना। तो इस मोती की माला को क्या बोलेंगे, मोती को बोलते हैं बीड्स, और स्ट्रिंग मतलब धागा, मतलब एक धागे में जब हम मोती पिरा दोगे तो ऐसा स्ट्रक्चर इसका भी दिखेगा, इसी को बोलते हैं हम क्रोमोनीमा। ठीक है, ओके। इसको क्रोमोमियर बोला, ये जो कंडेंस वाला जो पहले ऐसा कॉइल स्ट्रक्चर था दैट इज क्रोमोनीमा, और इस क्रोमोनीमा के अंदर ऐसे बीड्स और स्ट्रिंग पड़े हैं, उसको बोलेंगे हम क्या, क्रोमोमियर। ठीक है, ओके। आपका जो डीएनए होता है उसका चार्ज कैसा होता है, बताओ डीएनए का चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव। गुड मॉर्निंग सोनू। यस, नेगेटिव होता है, और ये नेगेटिव जो चार्ज होता है ये एक पॉजिटिव प्रोटीन के अगर रैप करता है, इसको बोलते हैं आप हिस्टोन प्रोटीन। तो ये जो डीएनए था, अगर ये हिस्टोन प्रोटीन है तो डीएनए इसके ऊपर लपेट जाएगा, उसी की वजह से ये बीट्स ऑन स्ट्रिंग बनते हैं। क्लियर है। नेगेटिव किसकी वजह से होता है, जो आपका डीएनए बना होता है किसकी वजह, किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोटाइड का। इस न्यूक्लियोटाइड में जो फॉस्फेट ग्रुप होता है दैट इज PO4 2 माइनस होता है ना। ये फॉस्फेट ग्रुप पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और अल्टीमेटली ये फॉस्फेट कहाँ प्रेजेंट है, डीएनए में, तो ये भी कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। PS1 और PS2 के बारे में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसमें से हमको इनकरेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। चलो बताओ, बताओ क्या होगा। PS2 पहले काम करता है और PS1 बाद में काम करता है। ठीक है, तो PS2 में क्या होता है हमारा, कि जो सबसे पहले हमारे, पहले इसमें बताओ इसकी वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या होती है, PS1 और PS2 की, लाइट कितनी एब्जॉर्ब करती है, PS2 कितनी करता है, PS2 PS2 680 नैनोमीटर्स, और PS1 700 नैनोमीटर्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। पहला काम कौन करता है, PS2, डिस्कवरी की वजह से उनका नाम जो था वो इस तरीके से रखा गया है। तो 680 वाली ने लाइट आई, यहाँ पर इसको एब्जॉर्ब करा, एब्जॉर्ब होने से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके पहले ऐसे नीचे जाता है, फिर यहाँ पर PS1 के पास और एनर्जी मिली, ये ऊपर गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब ये गया इलेक्ट्रॉन ये फाइनली जाएगा किसके पास, NADP के पास, और ये बना देगा आपका NADPH, और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, ATP। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। जब PS1 और PS2 दोनों काम करें, जब सिर्फ PS1 काम करता है इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और इसमें क्या बनता है, ओनली ATP, क्योंकि इसके पास NADP रिडक्टेज एंजाइम भी नहीं होता है। ठीक है, और ये कहां पर होता है, स्ट्रोमा लैमेले में। ओके, चलो इसका आंसर बताओ। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि PS2 में हमारा क्या होगा, वाटर की स्प्लिटिंग, H2O का ब्रेक डाउन होगा यहाँ पर, तभी तो इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, तो बताओ इसमें क्या इनकरेक्ट है, पहला वाटर इज एक्साइज्ड इन PS2 इन बट नॉट, ये वाला तो करेक्ट है क्योंकि हमने वाटर की स्प्लिटिंग कहाँ पढ़ी, PS2 में। ठीक है, क्या फोटोज दोनों को लिए जरूरी है, यस 680 और 700 दोनों फोटोज चाहिए हमको। क्या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ ATP और NADPH इन दोनों में हो रहा है, हाँ ये भी सही है। फाइनली ये बोल रहा है कि NADP प्लस क्या है, PS2 नहीं, ये किससे रिलेटेड है, PS1 से, तो ये क्या हो गया हमारा इनकरेक्ट। ठीक है, ओके क्लियर। देखो जेड स्कीम में आपको प्रॉब्लम था ना, अभी मैंने बताया था उसको फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले PS2 के पास कौन सी लाइट आएगी, 680 वाली, और PS1 के पास कौन सी आएगी, 700 वाली। इतनी बात क्लियर है। जब यहाँ पर आया तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी क्लोरोफिल पड़ा था, क्लोरोफिल ने लाइट एब्जॉर्ब करी, वहां से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन कुछ डाउनहिल यहाँ पर मूव करेगा, इसको बोलते हैं हम डाउनहिल ड्यू टू द रेडॉक्स पोटेंशियल। ऐसा गया, यहाँ पर कौन थे, इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर, थियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम C। ठीक है, उसके बाद आयरन, ये सब है। इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया, इसकी एनर्जी हो गई लो, इसने बोला मुझे और एनर्जी चाहिए, और एनर्जी इस 700 से मिली, फिर ये ऊपर गया, और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, NADP के पास, और बना लेगा NADPH, और यहाँ पर सेंटर में क्या बन जाएगा, ATP। ठीक है, जब सिर्फ PS1 काम करेगा तो इट वुड बी साइक्लिक, और जब PS1 और PS2 दोनों काम करेंगे तो इट वुड बी नॉन साइक्लिक। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, आगे बढ़े। ठीक है, देखो लाइट आई,
और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कहाँ हुआ, PS2 में हुआ, लाइट आके इलेक्ट्रॉन एक्साइड की, ये यहाँ पर एक्सेप्टेंट मॉलिक्यूल के पास गई, ये इलेक्ट्रॉन फिर गया किसके पास, PS1 के पास, यहाँ पर ऑन लाइट मिली, फाइनली ये NADP के पास चला जाएगा, NADPH बना लेगा, और इसकी वजह से क्या बन रहा था हमारा ATP। क्लियर हो गया, अब तो नहीं कंफ्यूजन है। चलो बताओ, C3 साइकिल में जब रिबिस्को CO2 को एक्सेप्ट कर लेगा या कार्बोक्सिलेशन कर पाएगा, तो जो बनता है वो क्या बनेगा, पहला प्रोडक्ट क्या होता है। माइक ऑन करते हैं मोनू, करते हैं हम। 45 पे कर दूंगी, ठीक है। इसका क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA, वेरी गुड। देखो अभी मैंने आपको एक एंजाइम का नाम बताया था, रुबिस्को, ठीक है। ये रुबिस्को कहाँ होता है, C3 साइकिल में, और C3 साइकिल में क्या बनेगा, ग्लूकोज। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब ये रिबिस्को का काम क्या होता है, ये क्या करता है कि जो RUBP हमारे पास ऑलरेडी प्लांट के पास प्रेजेंट था, इस RUBP में CO2 को ऐड कर पाएगा, दैट इज कार्बोक्सिलेशन, और यहाँ पर जो पहला प्रोडक्ट बनेगा दैट इज 3 PGA, और इसके कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स। 2 मॉलिक्यूल्स क्यों, क्योंकि ये जो RUBP था ये 5 कार्बन का था, और ये एक कार्बन यहाँ थी, तो ये टोटल कितने हो गए, 6 कार्बन, ठीक है। और ये जो PGA था इसके पास तो सिर्फ 3 कार्बन है, तो जब 3 इंटू 2 करेंगे तभी तो 6 कार्बन होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA। क्लियर हो गया, आगे बढ़े, आगे बढ़े गाइस, ठीक है। अब C3 साइकिल और C4 साइकिल में आपको बहुत कंफ्यूजन है, तो हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाकी के फर्दर एक्सप्लेनेशन करेंगे। C3 साइकिल और C4 साइकिल, जो प्लांट्स है वो 2 टाइप के होते हैं, जो C3 साइकिल को करेंगे तो उनको C3 प्लांट्स बोलेंगे, जो C4 साइकिल में जाएंगे उनको C4 प्लांट्स बोलेंगे। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, क्लियर है गाइस। C3 और C4 में फाइनली बनेगा क्या, ग्लूकोज बनाने का, दैट इज डार्क रिएक्शन। ओके, रिपीट करें, C3 प्लांट्स उनको बोलेंगे जो C3 साइकिल करवाएंगे, और जो C4 प्लांट्स उनको बोलेंगे जो C4 साइकिल करवाएंगे। ये साइकिल करती क्या है, अल्टीमेटली क्या बनाएगी, ग्लूकोज। जो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है वो इन साइकिल्स की वजह से ही बनता है, C3 और C4 की वजह से। और ये कहाँ होता है, डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, स्ट्रोमा में। क्लियर, अभी जो पढ़ा वो क्या था, लाइट रिएक्शन। जो PS1 PS2 वाला था वो लाइट रिएक्शन था, और वो होता है ग्रेना, ठीक है। अब पहले बात करते हैं C3 साइकिल। तो C3 साइकिल में सबसे पहले हमारे पास एक कंपाउंड आता है दैट इज RUBP, और RUBP में कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करवाते हैं। इसके लिए जो एंजाइम चाहिए उसका नाम क्या है, रुबिस्को। ये है आपका रुबिस्को। ये यहाँ पे ऐड हुआ तो सबसे पहले क्या बनता है, 3 PGA के 2 मॉलिक्यूल्स, 3 PGA बने, पहले कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन इज कार्बोक्सिलेशन। फिर ये क्या करेगा, रिडक्शन होगा, इसमें हमको चाहिए ATP। वो ATP कहाँ से आया, जो लाइट रिएक्शन में ATP बना था ना, उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। इसीलिए तो बोलते हैं कि डार्क रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन होते हैं उनका यूज होता है। तो ये ATP NADPH यहाँ पर आए, और इस 3 PGA से हमने बनाया ट्राइओस फाइस्फेट, जो फाइनली सुक्रोज स्टार्च या ग्लूकोज बना देगा, ठीक है। अब ग्लूकोज तो बन गया। अब मुझे बताओ कि अगर मुझे बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करवाना है तो क्या मुझे RUBP का कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए, बताओ, RUBP का कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए, है ना। तो क्या मुझे उसका रीजनरेशन करना पड़ेगा, बार बार उसको बनाना पड़ेगा। अगर मैं सारी RUBP को क्या कर लूंगी, कार्बोक्सिलेशन करके ग्लूकोज बना दूंगी, तो अगर फिर से मुझे ग्लूकोज बनाना है तो CO2 आया, तो आएगा किसके पास, RUBP है ही नहीं, तो मुझे RUBP को रीजनरेट करना है। तो ये जो रीजन, ये किसका होगा, RUBP का। यहाँ पर हमने ग्लूकोज बनाया, तो कुछ मॉलिक्यूल्स इस ट्राइओस फॉस्फेट के ग्लूकोज बनाएंगे, और कुछ मॉलिक्यूल्स क्या बोलेंगे, हमको वापस RUBP बनाना पड़ेगा। ये क्या हुआ, C3 साइकिल। RUBP की प्रॉपर्टी बताई थी, RUBP रुबिस्को की एक प्रॉपर्टी बताई थी, वो क्या बोला था कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों से जा सकता है। जब ऑक्सीजन से जाएगा तो ये फोटो रेस्पिरेशन करेगा, और इसी को हम वेस्टफुल प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। और जब CO2 के साथ जाएगा तो ये ग्लूकोज बना लेगा, और इसको हम बोलेंगे C3 साइकिल। अब C3 साइकिल पूरी अच्छे से समझ में आ गई, C3 साइकिल अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। ये होता कहां पर है, मीजोफिल सेल में। कहां पर होता है, मीजोफिल सेल में। रिबिस्को कहाँ बनता है, ये रिबिस्को जो एंजाइम है वो आपका मीजोफिल सेल में प्रेजेंट है, और ये जो RUBP का रीजनरेशन हुआ वो कहां पर हुआ, आपका मीजोफिल सेल में। अब क्लियर है श्रांत,
सेजल क्या रिपीट करना है? क्या रिपीट करना है सेजल? मोनू को क्रिस्टल क्लियर हो चुका है, इशरान को भी हो चुका है। सेजल आप मुझे पॉइंट बता दो क्या रिपीट करना है। फोटो रेस्पिरेशन तो समझ में आ गया, एक बार C3 साइकिल में फिर से बोल देती हूँ। सबसे पहले RUBP आया, इसने CO2 को एक्सेप्ट करा। इसके लिए मुझे एक एंजाइम चाहिए जो था रिबिस्को। रिबिस्को ने जब इन दोनों को कंबाइन करवाया तो बना आपका 3PGA। 3PGA से फिर रिड्यूस होकर वो ट्राइफॉस्फेट ट्रायोस फॉस्फेट बनता है जो फाइनली आपका ग्लूकोज बना देगा। कुछ मॉलिक्यूल्स इसके ग्लूकोज बनाएंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स RUBP का रीजनरेशन करेंगे। इसमें हमको लगता है प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन दैट इज ATP और NADPH। अब क्लियर है ये कहां पर होगा? मेसोफिल सेल में। क्लियर है? अब नेक्स्ट बात करते हैं C4। C4 में ऐसा क्या स्पेशल है? C4 में ये जो स्पेशल चीज होती है इसको बोलते हैं हम क्रैन्स एनाटॉमी। ठीक है, ये क्रैन्स एनाटॉमी क्या होती है कि जो C4 प्लांट्स है ना उनके पास दो चीज होती है, एक बंडल शीट सेल्स और एक मीजोफिल सेल्स। इसीलिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इंक्रीज हुआ तो क्या फोटोसिंथेसिस की इफिशियंसी बढ़ जाएगी? क्या फोटोसिंथेसिस की इफिशियंसी बढ़ जाएगी? है ना, फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर दो टाइप के सेल होंगे, एक होगा आपका बंडल शीट सेल और एक होगा मेसोफिल सेल। तो कार्बन का फिक्सेशन तो इसमें भी होगा। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड आया, पर यहाँ पर ये किसके पास आएगा? आपके किसके पास आएगा? पैपकेस। यहाँ पर एक एंजाइम होगा पैपकेस, और यहाँ पर कौन सा एंजाइम था? रूबिस्को। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? जो CO2 था यहाँ पर आया फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के पास, और इसने जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनाया दैट इज ऑक्सेलो एसिटिक एसिड, जो 4 कार्बन का कंपाउंड था। ओके, अब यहाँ पर इसने पेप्केस ने क्या बोला कि पैप और CO2 तुम मिल जाओ। फिर ये क्या हो गया? आपका कार्बन का फिक्सेशन हुआ। नेक्स्ट क्या हुआ कि इसको हमने मीजोफिल सेल से कहा भेजा? बंडल शील सेल के पास। तो ये जो C4 एसिड था आपका ऑक्सेलो एसिटिक एसिड था, जिसको हम मैलिक एसिड में कन्वर्ट करके भेज देंगे। अब इसका क्या करवाएंगे? डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ CO2। तो इसमें से मैंने एक CO2 को बाहर निकाल दिया, तो क्या 3 कार्बन का कंपाउंड बचेगा? उसी 3 कार्बन के कंपाउंड को हम बोलेंगे C3 एसिड। ये वापस कहाँ चले जाएगा? हमारा मेसोफिल सेल में। इसी को C3 एसिड गया, ये किसका रीजनरेशन करवाएगा? पैप का। क्योंकि पैप क्यों चाहिए मुझे? इस CO2 को एक्सेप्ट करवाने के लिए मुझे पैप चाहिए, तो इसका रीजनरेशन करना पड़ेगा। क्लियर है? ओके, अब यहाँ पर देखो इस CO2 का क्या हुआ? ये CO2 अब तक कहाँ जाएगा? C3 साइकिल में, और ये C3 साइकिल में जाएगा और क्या बनाएगा? ग्लूकोज। C3 और C4 दोनों में क्लियर हो गया डिफरेंस? C4 प्लांट में C4 भी होगा और C3 भी होगा, और C3 में सिर्फ C3 होगा। अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं? क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। क्लास एक्सटेंड हो सकती है, याद रखना, कोई लीव नहीं करेगा। 36 पार्टिसिपेंट्स मुझे दिख रहे हैं। आई वांट टू सी C4 किस प्लांट में होगा? शुगर केन, मेज, इन सबको हम क्या बोलते हैं? C4 प्लांट्स बोलते हैं। ओके, राइस कैसा होता है आपका? C3 प्लांट होता है। आपकी एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दिए हुए, एक बार एनसीईआरटी रीड करना तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या बोल रहा है ये? केमियो ऑस्मोसिस। केमियो ऑस्मोसिस क्या होता है? व्हाट इज केमियो ऑस्मोसिस? जो एटीपी का प्रोडक्शन होता है ना इस फोटोसिंथेसिस में, वो किसके थ्रू होता है? होता क्या है? केमियो ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो एटीपी का बनाएगी। जब आपका PS1 और PS2 आ रहा था ना, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये H+ आयंस का यहाँ पर ग्रेडियंट बन गया था, उसको बोलते हैं हम प्रोटोन ग्रेडियंट। याद आ रहा है? प्रोटोन ग्रेडियंट याद आ रहा है? कहाँ बनेगा ये? थाइलेकॉइड के अंदर। इसीलिए हम थाइलेकॉइड का ल्यूमेन लिख सकते हैं। और किसकी वजह से बन रहा था ये? स्ट्रोमा। PS2 और PS1 काम कर रहा था। ये आपका PS2, ये आपका PS1। जब उन्होंने काम किया तो ये H+ आयंस अंदर आ गए थाइलेकॉइड के ल्यूमेन की वजह से। यहाँ पर एक चीज बैठी होती है जिसको हम बोलते हैं ATP सिंथेस।
एटीपी सिंथेस एंजाइम में जो एटीपी फाइनली बनेगा, ये H प्लस आयंस के लिए गेट होता है बाहर भेजने के लिए। ये H प्लस आयंस को वापस कहाँ भेज देगा? स्ट्रोमा में, ताकि प्रोटॉन ग्रेडियंट टूट जाए। अब इसके दो पार्ट होते हैं, F0 और F1। जो F1 होता है वो कन्फॉर्मेशनल चेंज करता है, अपने शेप में ऐसा चेंज करेगा कि जो उसमें एडीपी है आके जुड़ जाए और क्या बना ले? एटीपी। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? सी या डी? ऑप्शन सी या डी? ऑप्शन के बाद बताओ कौन कंफर्मेशनल चेंज बता रहा है? F1 पार्टिकल कहां पर दिख रहा है हमको? क्या यहाँ पर F1 दिख रहा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। ओके ओके, चलो मैच करो इसको फटाफट। मैच करो। कार्डियक आउटपुट कितना होता है? 1 मिनट में हार्ट कितना ब्लड पंप कर देगा वेंट्रिकल से? व्हाट इज का? ए का मैच करो, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का। कार्डियक आउटपुट का बताओ कितना होगा? 70 ml, 5 लीटर, डब या लब? क्या मैच होगा यहाँ पर? ए का बताओ। PQRST में 5 लीटर्स, दैट इज क्यू, मतलब 1 मिनट में वेंट्रिकल्स कितना ब्लड को पंप कर देंगे? कितना ब्लड को पंप करेंगे? 5 लीटर। यही तो पढ़ा है कार्डियक आउटपुट में, है ना? अब बताओ बी का क्या होगा? स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? एक हार्ट बीट या एक कार्डियक साइकिल में ब्लड कितना निकल रहा है वेंट्रिकल से? कितना होगा वो? कितना होगा इसका बताओ। ऑप्शन डी, बी, सी, डी मत बताओ, मुझे बी का बताओ मैच करके। PQRS में से बताओ। 70 ml, करेक्ट। फर्स्ट हार्ट साउंड कौन सा होता है? पहला साउंड कौन सा प्रोड्यूस होता है? लब या डब? ल। तो इसका क्या होगा? एस। किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है ये? लब किसकी वजह से आता है? कौन क्लोज होता है? कौन क्लोज होता है? कौन से वॉल्स? ट्राइकस्पेड एंड बाइकस्पेड। और डब किसकी वजह से आता है? डब का मैच क्या है हमारा? आर। कौन क्लोज होता है इस टाइम पर? सेमिल्यूना वॉल्स। ठीक है, तो हमारा मैच क्या हो गया? QPRS। कहाँ मैच हो रहा है? QPSR, सॉरी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अच्छा सॉरी सॉरी, अपोजिट हो गया। ऑप्शन डी होगा, मैंने PQ को ध्यान नहीं दिया। ओके, क्लियर है? आगे बढ़े। बॉडी फ्लूइड्स तो अच्छे से आता है आपको। बताओ फोटो रेस्पिरेशन में कौन कौन से सेल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं? मैं बता देती हूँ। यहाँ पर 3 सेल ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं। एक होगा आपका क्लोरोप्लास्ट, वो तो हमको पता ही है। उसके बाद क्या होगा? पेरोक्सिसोम। और फिर कौन होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ये सारी क्या है? सेल ऑर्गेनिज्म। तो जो फोटो रेस्पिरेशन हमको करवाना है उसमें हमको ये चाहिए। अब ये पूछ रहा है इसकी सीक्वेंस। सीक्वेंस कैसे याद रखोगे आप? कंट्रीज, प्राइम, मिनिस्टर। याद हो जाएगा? याद हो जाएगा? कंट्रीज, प्राइम मिनिस्टर, सीक्वेंस, CPM। CPM हो जाएगा याद? ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन तो पता है ना, रिबिस को जब ऑक्सीजन को ले रहा है। बताओ एक्सेसरी पिगमेंट्स क्या होते हैं? देखो मैं ही बता देती हूँ। क्लोरोफिल ए हमारा मेन पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल ए सर्टेन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है, बाकी बची को जो कौन करेगा? आपका एक्सेसरी पिगमेंट। तो जो आपका क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटिनॉइड्स, ये सब क्या होगा? एक्सो। पर ऑक्सीजन इस फोटो रेस्पिरेशन में हमारी हेल्प करेंगे। जो फोटो रेस्पिरेशन होता है ना, वो पूरा साइकिल में जो हमारे 3 ऑर्गेनल्स हमारे होंगे उसको क्या बोलेंगे हम? ये तीनों क्या करवाएंगे? फाइनली यहाँ पर क्या होता है? O2 यूज होके CO2 का रिलीज भी हो जाता है। ओके, और ये वेस्टफुल प्रोसेस है, बस इतना याद रखना है। और कौन कौन इन्वॉल्व है। हम पहले क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे श्रांत, उसके बाद देखते हैं। फोटोसिंथेसिस का आपके पास लेक्चर्स होंगे ना, प्लीज रिवाइज दैट। इसका क्या होगा? एक्सेसरी पिगमेंट्स का ऑल ऑफ द अबाउ, क्योंकि ये दूसरी वेवलेंथ को भी क्या करते हैं? एब्सॉर्ब कर लेते हैं। दूसरा क्या करते हैं? ये एब्सॉर्ब करके किसको देंगे? रिएक्शन सेंटर। और रिएक्शन सेंटर किसका होता है? क्लोरोफिल ए का। और ये जो क्लोरोफिल ए है उसको फोटो ऑक्सीडेशन मतलब मरने से भी बचाएंगे, इसलिए होगा ऑल ऑफ द अबाउ। मेटल कौन करता है? मतलब गुंजन, आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ मुझे। मेटल मतलब गुंजन, पिगमेंट। गुंजन आप प्लीज अपना पूरा डाउट लिख लीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। गुंजन आप अपना डाउट लिखना, आई विल श्योरली रिस्पॉन्ड टू दैट। एरिथ्रोसाइट क्या होते हैं? बताओ उसका मैच करो। A B C D E।
ए का क्या होगा? क्या आरबीसी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाती है? यस, इसका मैच हो गया हमारा 4। सेकंड का क्या, इसोनोफिल्स का क्या होगा? इसिनोफिल्स क्या करवाते हैं, क्या करते हैं ये, रेजिस्ट किसको करेंगे? इन्फेक्शंस को। इसका क्या होगा आपका 3। लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? लिम्फोसाइट्स इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज। कहाँ मैच होगा ये? 1 2 3 4 5 में से बताओ कहाँ मैच होगा? 5 में। वेरी गुड। फाइनली हमारा आ गया अब न्यूट्रोफिल। क्या ये सबसे ज्यादा होता है? क्या ये सबसे ज्यादा होता है व्हाइट ब्लड सेल्स में? तो इसका क्या होगा? मोस्ट अबंडेंट, और ये फैगोसाइटोसिस करते हैं। बेसोफिल लीस्ट, सबसे कम कौन होगा आपका? बेसोफिल। तो ई का हो गया सेकंड। कहाँ मैच हो रहा है? 4 3 5 1 2। कहाँ मैच हो रहा है? ए में। ओके, चलो नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इनिशिएशन ऑफ माइटोटिक स्पेंडल सबसे पहले कब बनेगा? स्पिंडल कब बनने लगते हैं? ABCD को फिर से हम मैच करेंगे, ठीक है? ABCD का बताओ। सबसे पहले स्पिंडल फाइबर की असेंबली कहाँ बनेगी? कौन करवाएगा इनिशिएट, कौन करता है प्रोसेस को, डिवीजन की? कौन कौन से फेज पढ़े थे? इंटरफेस, और कौन से फेज पढ़े थे? एम फेज। ए का क्या होगा 1 2 3 4 में से? सेकंड होगा। क्या होगा जल्दी बताओ। ए का क्या होगा? अरे 1 2 3 4 में से बताओ ना। 3 2। असेंबली कहाँ लगेगी? प्रोफेस में लगेगी ना। ए का क्या होगा? 2 ही तो होगा। सबसे पहले असेंबली बनाएंगे और उसके बाद ही तो स्पिंडल फाइबर ऐसे निकाल के अटैच करवाएंगे क्रोमोसोम से, है ना? बताओ प्रोटीन्स कहाँ पर सिंथेसिस होते हैं? सेल कहाँ मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है? बताओ, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव कहाँ होता है? डिवाइड नहीं कर रहा होता है, इंटरफेस। इसका क्या होगा 3। वैसे मैंने माइक्स ऑन कर दिए, यू गाइस डिडंट नोटिस दैट। मैम इंटरफेस। कितनी जल्दी होता है ना, पता ही नहीं चला आप लोगों को स्पिंडल हाँ, फाइबर मैम कब लग अटैच रहा होते हैं। हाँ, मैम सही है मैम। ओके चलो नेक्स्ट। बी का बताओ। बी का बता दिया, थर्ड। सी का बताओ। मैम इसका फोर्थ होगा। मेटाफेस, मेटाफेज। मेटाफेसिक प्लेट। यस मैम। अब ये काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच हो चुके हैं और अपोजिट कब जाएंगे? पुल कब मैम होगी? एनाफेज में। एनाफेज में। इसका मैच क्या होगा? 2 3 4 1। कहाँ है हमारा? ए में। मैम ए में। ठीक है, चलो ए में। फिगर आइडेंटिफाई करके बताओ। ये बोल रहा है मियोसिस से, तो मियोसिस में याद रखना दो होती है, फर्स्ट और सेकंड। तो हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा। सबसे पहले सेंटर पे अलाइनमेंट, सेंटर पे अलाइनमेंट कौन से स्टेज पे होगा? सेंटर पे अलाइनमेंट कौन से स्टेज पे होगा? मैम मेटाफेज में होता है। मेटाफेज वेपर पे आ जाते हैं। ठीक है। मेटाफेज 1 या 2 में ऐसा होता है। डबल वाले का कब होगा? डबल वाले कब आते हैं, 1 या में या 2 में? 1 में मैम। 1 में आते हैं ना, तो कौन सा मेटाफेज होगा ये? मेटाफेज 1। अब ये ऑपोजिट पोल्स पे जा रहे हैं, मतलब ये कौन सी स्टेज है? एनाफेज। एनाफेज 1। उसके बाद फाइनली अपन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लग गई है, ये कौन सी स्टेज हो जाएगी? 1। तो इसका ऑप्शन आ गया समझ? यस मैम, बी। यस मैम। बी इज आंसर। वेरी गुड। अब बताओ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए लाइट रिएक्शन में
कुछ ऐसा डिजाइन था, और इस डिजाइन को हमने क्या बोला था, That मैंने is बताया केस टू Band. क्लियर है ना, कोई डाउट तो Yes, नहीं ma'am. इसमें? ओके, बताओ आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है सेल साइकिल में, कौन से स्टेज में होता है? क्या एस फेज में होता है, S phase एफ में. फेज में होता है? एस फेस S phase में में क्या होता है? नहीं Yes, ma'am. S phase में होता है. अच्छा, फिर एस फेज में डीएनए होता है। होगा वेबसाइटोकाइनेसिस होगी। गाइस, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, अभी आपको सेल Yes, साइकिल ma'am. DNA होता बताया ना। बताओ इसका आंसर। ये तो इतना इजी सा क्वेश्चन था, मैंने तो सोचा था आप इसको एकदम हवा में बता दोगे, बट आई वाज ये रॉन्ग। ए होगा इसका। वेरी गुड रंजीत, वेरी गुड कृष्णा, पूजा आपका भी करेक्ट है। G1 एंड G2, मैंने क्या बताया था, आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है? G1 और G2 फेज में। एम फेज में तो आपका एक्चुअल डिवीजन होगा, एस में आपका डीएनए का रेप्लिकेशन, और एटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। यस मैम तो ये आरएनए प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ कर रहा है? साइटोकाइनेसिस। अब मुझे बताओ कि साइटोप्लाज्म के दो डिवीजन के दो टाइप थे, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। है. Yes, ma'am. प्लांट सेल में कैसे होता था ये, कौन सी मेथड से? चलो मैं बता देती हूँ। प्लांट सेल में ये कैसे होता है? मेटाफेजिक प्लेट बनता था ना उसमें। हाँ, मेटाफेजिक प्लेट बनती है, सेल प्लेट। और एनिमल सेल में कैसा होता है ये सेल, बताओ? Ma'am, फॉरवर्ड डेवलप्ड होती है ना। तो ये दो डिफरेंट टाइप की आपकी साइटोप्लाज्म में क्या करती है, डिफर करती है। प्लांट सेल में होगी सेल प्लेट बनाएगी, एक ऐसी प्लेट बना देगी और फिर ये डिवाइड हो जाएगी, और उसमें एक ऐसा सेल फरो बनेगा और सेल आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जो देगा ना, वो इस क्लास का सबसे बेस्ट है, इस बैच का सबसे बेस्ट स्टूडेंट होगा जिसने इसका आंसर दे दिया। सब ब्लैंक हो गए, कोई है जो ऐसा आंसर दे पाएगा? गाइस आवाज आ रही है या क्वेश्चन ने बंद करवा दी मेरा? बी, बी 8 आ गया, 16 आ गया, 32 64 भी हो गए। नहीं, इवनिंग में कोई दूसरे टीचर्स क्लास लेंगे, बट यू विल बी श्योरली हैविंग सेम क्वेश्चन सेम क्लासेस। तो प्लीज अगर आप अटेंड कर पाओ इवनिंग वाला, अगर अभी आपका कोई छूट रहा है तो आप इवनिंग को अटेंड करना। ओके, क्या होगा इसका? 32 भी आंसर हो गया। आप 64 वाला कोई है? आजाद अली 64, क्या होगा आपका आंसर? 64। थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी तो दो, हाउ यू आर टेलिंग दिस आंसर। देखो इसके लिए ना बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, इतने से फॉर्मूले ना इतना बड़ा आंसर हो जाएगा, तुक्का नहीं लगाना है। देखो आपको क्या करना है कि जब सेल के डिवीजन की बात करनी ना, तो 2 टू द पावर हमको क्या करना है, यहाँ पर एक चीज को रखना है, और ये n क्या होगा आपका, ये वाला n। अब बताओ n यहाँ पर कितना होगा इस क्वेश्चन में? n कितना है? 12/2। यस मैम कितना हो गया? 6। तो हम क्या 2 की पावर 6 लिख दे? यस मैम 64 आ जाएगा। आगे इसका आंसर बोला Yes, था ma'am. छोटा सा फॉर्मूला, कितना हो गया? 5 और फाइनली 6। 2 टू द 4। मैम, इस क्वेश्चन में क्या पूछा वैसे? इस क्वेश्चन में इसने पूछा कि अगर हमने क्रॉसिंग ओवर नहीं करवाया, इफेक्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर नहीं दिखाया, तो हैप्लॉइड सेल कितने बन जाएंगे इस डिप्लॉइड सेल से? 64 कैसे बनेंगे? 2 टू द पावर, आपको ऐसा कभी भी क्वेश्चन आएगा तो 2 टू द पावर n रखना है। उस क्वेश्चन में हमको पहले n फाइंड आउट करना है कि n एग्जैक्टली इसका कितना हो रहा है। इस क्वेश्चन में कितना हो जाएगा? 12/2 is 6, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32 and 32 to the finally 64। क्लियर हो गया? Yes. मैम, ये 2 and equal मैम, to अगर 12 diploid cell आ दे गया तो? रखा होगा। क्या बोल रहे हो? मैम 2 and equal to 12 दे रखा, तो मैम किसी मतलब कोई और सा भी दे सकते हैं? हाँ, 2 n इक्वल टू कुछ भी दे सकता है वो तो, बस आपको फॉर्मूला क्या रखना है? 2 टू द पावर n। ओके मैम। ओके, मैं हैप्लॉइड सेल के ये पे डिप्लॉइड सेल आ गया तो? क्या बोल रहे हो? मैं अपोजिट कर दे क्वेश्चन को, जैसे यहाँ पे हैप्लॉइड है वहाँ डिप्लॉइड कर दे, डिप्लॉइड की जगह हैप्लॉइड। तो मियोसिस हमेशा डिप्लॉइड सेल में होती है या हैप्लॉइड सेल में होती है, मुझे ये बताओ। डिप्लॉइड में। तो फिर क्वेश्चन वो ऐसा क्यों देगा, हैप्लॉइड में क्यों करवाएगा? हम कुछ चेंज भी कर देते हैं ना बीच में, ऐसे आपको ये म्यूजिक की जगह। पावर n वाला फॉर्मूला याद रखना है, इस क्वेश्चन से हर क्वेश्चन Yes. सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके।
गाइस ओके, यस मैम। ओके मैम। यस मैम। यस मैम। रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, मैं खुद ही भूल जाऊंगी। चलो मैम हाँ बोलो। मैम एक डाउट है दूसरे चैप्टर का, मैम मैं क्लास के एंड में पूछूंगा आपसे। हाँ ठीक है, क्लास के एंड में पूछ लेना, अगर कोई आपका चैप्टर अलग डाउट है तो वो क्लास के एंड में पूछ लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, याद रखना पर डाउट पूछना भूलना मत। एट द एंड ऑफ जॉइंट डायस्टोल राइट वेंट्रिकल में कितना ब्लड आ जाता है? जॉइंट डायस्टोल क्या होता है? व्हाट इज जॉइंट डायस्टोल गाइस? डोंट नो। मैम जो आर्डिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स फॉर्म में हो। यस, कार्डियक साइकिल पढ़ी है? हाँ कार्डियक साइकिल के फेजेस हाँ पढ़ी थी। जॉइंट डायस्टोल, आर्टिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यही हाँ 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 आई यार। सिस्टोल डायस्टोल उसमें था। हाँ सिस्टोल डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल है, उसमें क्या करेंगे, आपके जो चारों चैम्बर्स है वो कैसे होंगे, रिलैक्स। और एक चीज होती है कि यहाँ पर जो वॉल्स होती है आपकी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, वो क्या होती है, ओपन। अगर ये वॉल्स तो फुली एम्प्टी। डी डी ऑरिकल से वेंट्रिकल आ जाएगा, आ जाएगा ना? डी क्या होगा इसका आंसर? डी। पक्का डी? यस सी है किसी का आंसर? सादिया का आंसर सी है। मैं डी बोल रहा हूँ ना। ओके चलो सब आंसर दे दो, फिर मैं बताऊंगी करेक्ट कौन सा है, सी या डी। अगर आपने कार्डियक साइकिल अच्छे से पढ़ा है ना तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्वेश्चन समझ में नहीं आया। उसने बोला कि जब जॉइंट डायस्टोल खत्म हो गया तो आपके जो वेंट्रिकल्स थे उसमें कितना ब्लड था। ये 3 पार्ट है, 2/3 था या पूरा खाली था ये? अच्छा फिर सी है, फिर सी है। सी है पक्का? मुझे पक्का सी है। जो ऑरिकल सिस्ट्रोल होता है उसमें हमने पॉइंट पढ़ा था कि जो 30% ब्लड को फ्लो को क्या कर देता है, इंक्रीज कर लेता। तो 30 में सिर्फ 70% बचा है, दैट इज 2/3 फीलिंग ऑलरेडी हो चुकी है। ओके यस मैम। मुझे लगा कि वो जॉइंट डायस्टोल के चलते हुए ठीक ये है। एंड में होगा। एनाफेज में जो क्रोमोसोमल मूवमेंट हो रहा है, मतलब ये ऑपोजिट पोल्स पे जा रहा है, वो किसकी वजह से जा रहा है? काइनेटोकोर से। ओके मैम डी होगा। डी होगा। यस मैम डी ऑप्शन। ओके मैं Spindle पहले fiber वाला की थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, किसी को डाउट रह गया है 2/3 वाला कैसे आएगा। देखो जब जॉइंट डायस्टोल है तो चारों चैम्बर रिलैक्स है और जो वॉल्स थे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वो ओपन थे, मतलब ब्लड फ्लो कर सकता है उसमें से। पर क्या पूरे अमाउंट से होगा? किसी बॉल को अगर बलून को आप स्क्वीज कर दो कि तभी तो जाके उसमें से पूरी एयर बाहर निकलेगी। अगर वो खुला होगा तो धीरे धीरे उसमें से निकल रहा है, जब स्क्वीज करेंगे ऑरिकल को तो और ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जॉइंट डायस्टोल में कुछ ब्लड आ रहा था और वो ब्लड कितना था, 2/3 था, और अभी भी कुछ ब्लड ऑरिकल्स के अंदर था, और जब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 30% भी आ जाएगा, तो पूरा वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ जाएगा। अब क्लियर हो गया ये 2/3 वाला डाउट? ओके यस मैम। ओके मैम अब बताओ, क्रोमोसोमल मूवमेंट एनाफेज में जो हो रहा है ऑपोजिट पे जा रहा है, उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? काइनेटोकोर, सेंट्रियोल, एस्ट्रोट्रेस या काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर दोनों? मैम काइनेटोकोर और स्पिंडल फाइबर। काइनेटोकोर क्या होता है बताओ, काइनेटोकोर क्या होता है? वो सेंट्रोमियर के साइड में होता है। सेंट्रोमियर मतलब 4 कान होते हैं, 4 होते हैं। प्रेजेंट होता है और उसी प्रोटीन का नाम क्या है, काइनेटोकोर। क्लियर? काइनेटोकोर। ठीक है। और स्पिंडल फाइबर जो आपका ये रेज ऐसे निकल रही है, स्पिंडल फाइबर इनको बोलते हैं, और अटैच किससे होते हैं, सेंट्रोमियर से। सो अब इसको पुल करना है तो इसको भी काम करना पड़ेगा और इसको भी काम करना पड़ेगा। क्या अकेला काइनेटोकोर करवा देगा क्या? नो। दोनों को काम करना पड़ेगा, स्पिंडल फाइबर को और काइनेटोकोर को भी। यस मैम। आंसर डी। क्या होगा, डी। ठीक है, ऑप्शन डी। ओके ओके गुंजन, शुएब, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट बताओ, इसमें से हमको करेक्ट ऑप्शन को फाइंड करना है, स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है? क्या डीएनए का सिंथेसिस पूरी सेल साइकिल में चलते रहता है या किसी मैम जगह होता है? कब होता मैम है? एस फेज में होता है ना। चलता रहता है। हो गया। क्या सेल डिवीजन को हम साइटोकाइनिन हार्मोन से क्या इसको बंद कर सकते हैं, रोक सकते हैं? नो। ये क्या करता है, प्रमोट करता है।
यस हाँ मैम। रोक नहीं सकते। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर है, तो उसमें ये आप हार्मोन का नाम सुनोगे। हाँ ये प्रमोट करता है सेल डिवीजन को, और इनहिबिशन एक केमिकल की वजह से होता है जिसको हम बोलते हैं कोलसीचिन। ठीक है, जब इसका नाम हो गया तो आपका सेल डिवीजन ये रोक देगा। ओके, मैम क्या नाम ओके। बताया आपने? कोलसीचिन, COL, कोलचिचिन। एक केमिकल है जो सेल डिवीजन को इनहिबिट करता है। ओके, साइटोकाइनेन बहुत प्रमोट। शुभ नाम है। क्रोमोसोम का कंडेंसेशन क्या एस स्टेज पे होता है? बताओ, एस फेज में क्या क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं या फिर डीएनए डिवाइड करता है? आवाज आ रही है ना? Yes, DNA मैम। ओके, फाइनल मैम क्वेश्चन क्या था? HD। क्वेश्चन पूछा था क्या एस स्टेज में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है या डीएनए का डिवीजन होता है? डीएनए का मैम। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। मैम डिवीजन होता है, बस डिवीजन होता है। फाइनल DNA फाइनल की बात करते हैं, क्या सिर्फ वो जो क्रोमोसोम ओनली एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए क्या होता है पहले ये बताओ। क्या आपने प्लाज्मिड का नाम कभी सुना है? मैम डीएनए No, एक्स्ट्रा मैम। क्रोमोसोम। डीएनए तो डीएनए खुद होता ही है, पर इसके अलावा जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है ना, उसके पास एक्स्ट्रा थोड़े से डीएनए होता है, और वो किस टाइप का होता है? सर्कुलर डीएनए होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। तो ये बोल रहे हैं क्या प्लाज्मिड किसी भी स्टेज ऑफ सेल साइकिल डिवाइड कर सकता है? हाँ, प्लाज्मिड कभी भी यस मैम। होता है क्योंकि वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। वेरी गुड पूजा। ठीक है, सो दिस वुड बी करेक्ट। ओके, मैम प्लाज्मिड क्या होता है जो बता दो? प्लाज्मिड Okay, सर्कुलर ma'am. डीएनए होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है? दो सेट ऑर्गेनेल, एक क्लोरोप्लास्ट और कहाँ होता है? एक हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो दो जगह ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट होता है, उसी को हम प्लाज्मिड बोलेंगे, और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, इसलिए कभी भी डिवाइड हो सकता है। ओके, यस मैम। yes, ma'am. चल नेक्स्ट क्वेश्चन। रीअपियर कब होता है? न्यूक्लियर इनवेलप, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज कब होता है? मैम तीनों। मैम रीअपियर। हाँ, चलो डिसअपियर कब होता है? कौन से स्टेज में? यूलोफेस। प्रोफेज में डिसअपियर। रीअपियर कब होता है? लास्ट स्टेज। रीअपियर तो टेलोफेज में होता है। ठीक है, डी वाले में। ओके, कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें? रीअपियर और मैम डिसअपियर गायब मैम हमें होने लगा का? डिसअपियर पूछ रहे हो आप। नहीं नहीं, रीअपियर पूछ रही थी। ठीक है, मैम क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि फोटोसिंथेसिस में हमको करेक्ट बताना है। तो क्या C4 प्लांट में फर्स्ट जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होता है PGA होता है? नो मैम। गलत हो गया ये। कौन होता है PGA की जगह? PEP। यस, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, और जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ओके, ठीक है। अब क्या C3 प्लांट्स में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस डार्क रिएक्शन में बनता है RUPP होता है? नो मैम। मैम ये तो एक्सेप्टेबिलिटी देता है ना, क्या? इलेक्ट्रॉन को CO2 को ये यही कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करवाएगा? फिक्सेशन करवाएगा। यस मैम। ये भी गलत हो गया। यहाँ पर कौन बनेगा आपका PGA, यस है ना? अभी यस बताया मैम कीजिए। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या ATP बनता है? बताओ। यस मैम यस बनता मैम बनता है, एंटीटेंस नहीं ओनली बनता। ATP ही बनता है। यहाँ पर क्या नहीं होगा? ना फोटोलाइसिस और वाटर होगा, और एक और कौन सा प्रोसेस नहीं होगा? यहाँ पर NADPH का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। ठीक है, ये सब कब होते हैं? हमारे नॉन साइक्लिक में। नॉन साइक्लिक ओके मैम। कौन कौन करता है? PS1 एंड PS2। और साइक्लिक में कौन काम करता है? PS1। तो ये क्या करेक्ट हुआ थर्ड वाला? यस मैम। ठीक है, अब लास्ट पे आ जाओ कि जो ऑक्सीजन निकलती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, क्या वो वाटर से आती है? यस मैम। Yes, ma'am. Yes. तो जो आपका फोटोलाइसिस ऑफ वाटर था कहाँ होता है? PS2 में। वो क्या होगा? आपके H+ निकालेगा और O2 को बाहर निकालेगा, तो यही ऑक्सीजन तो रिलीज होगी, और ये कहाँ से आई? वाटर से। तो आई थर्ड और फोर्थ करेक्ट हो गए, तो ऑप्शन C इज करेक्ट। ठीक है, यस मैम। ओके। या नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि अब हमको फिर से करेक्ट स्टेटमेंट दिखाना है। 4 हमारे पास दे दिए। अब बताओ क्या जेड स्किन PS1 की वजह से होती है? नो मैम। नो मैम मैम दोनों किससे होगी है? PS1 एंड PS2। ओके, तो क्या मैं इसको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोल दूं? यस यस मैम। क्या PS1 साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में ओनली PS1 होता है? करेक्ट होगा ये। साइक्लिक में अभी बताया था ना, ओनली PS1, ओनली ATP, दो चीज याद रखनी है, सिर्फ PS1 और सिर्फ ATP, इसके अलावा साइक्लिक में कुछ भी नहीं। ओके, तो थर्ड पे आओ। क्या साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ATP और NADPH2 दोनों बनाता है? नो नो मैम, ATP और ATP बना। तो ये इनकरेक्ट हो गया। अब बताओ, स्ट्रोमा लैमेले लैक्स PS2 एंड NADP रिडक्टेज, क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस यस मैम। PS1 कहां पर होता है? स्ट्रोमा लैमेले क्या होता है पहले ये बताओ। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में कुछ ऐसी चीजें थी? क्या ये थाइलोकॉइड थे? यस मैम, Yes, ma'am. थाइलोकॉइड। और ग्रेना भी थे ये? इनके बीच के कनेक्शन को क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैमेला। ठीक है, स्ट्रोमा लैमेले में NADP रिडक्टेज एंजाइम भी एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से NADPH नहीं बनता और PS2 भी एब्सेंट होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। तो सेकंड और फोर्थ कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं हमारे? A में। ए। ठीक है, ए में। क्लियर है? यस मैम। ओके, ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आपके टेस्ट पेपर में आया था, तो आई होप इसका आंसर अब आप दे सकते हो, क्योंकि टेस्ट पेपर हर टीचर ने डिस्कस करवाया था। बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन में, या डाउट है? मैम आप समझा दो, हमें समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, कोई ऐसा है जिसको ये आता है? नो मैम। कोई भी नहीं है? मैम क्वेश्चन रिपीट करना। मैम ये वही है ना मैम, जो आपने बताया था पहले कि इसमें मतलब पहले बढ़ रहा है और फिर ग्राफ रात को देखो, घटता है, ग्राफ दो ग्राफ दिए हैं, ऐसे। एक ATP का दिया है और एक उनको दिया है NADPH का। क्या ATP कम हो रहा है हर्बिसाइड की वजह से? व्हाट इज हर्बिसाइड, पहले ये बताओ। हर्बिसाइड क्या होता है गाइस? मैम जो हार्स को वो करते हैं, मतलब बीज होती है। यस, वीट क्या होता है? जो हमारी जैसे आपने खेत देखा होगा कभी? मैम खरपतवार। हाँ, खेत देखा है। यस मैम। खेत में देखो, हम जो भी क्रॉप लगाते हैं, सपोज मैंने वीट लगाए, तो वीट के अलावा भी कुछ छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। यस Yes. मैम। प्लांट्स को क्या बोलते हैं? वीट बोलते हैं। ये क्या करता है कि जो न्यूट्रिशन हमारी क्रॉप के लिए हम देते हैं ना, उसके लिए compete करते हैं, उस न्यूट्रिशन को ये ले लेंगे, तो ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। इसको इसलिए हमको इसको किल करना पड़ेगा, और इसको किल करने के लिए जो हमको केमिकल चाहिए उसका नाम है हर्बिसाइड। क्लियर? यस मैम। हर्बिसाइड की केस है कि जब आपने किसी प्लांट पे हर्बिसाइड करना, तो फर्स्ट ग्राफ में ये बोला कि उसमें ATP में नो चेंज आया। क्या ATP में आपको कोई चेंज आ रहा है, या वो कॉन्स्टेंटली होते ही जा रहा है प्रोड्यूस करने के बाद? मैम स्टेबल। नो चेंज। क्या Yes, ma'am. NADPH के फॉर्मेशन में चेंज आया? यस मैम। तो क्या हर्बिसाइड ने NADPH के फॉर्मेशन को अफेक्ट किया? यस मैम। ठीक है, तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है। NADP वाले है, NADPH वाले ही पढ़ेंगे, क्योंकि H+ आयंस की वजह से तो ATP बनता है, तो ये दोनों भी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये बोल रहा है फर्स्ट, क्या NADPH का रिडक्शन बंद हो रहा है? रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन? यस मैम, ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ना, तो अगर NADPH को हाइड्रेशन, NADP को H+ नहीं बना, तो क्या ये NADPH बनेगा? नहीं बनेगा ना। अगर H+ नहीं मिलेगा तो ये भी नहीं बनेगा। Yes, यस ma'am. मैम। क्या इस क्वेश्चन में NADPH बन रहा है? पहले बन No, रहा था, ma'am. साइड डाला तो नीचे आ गया ग्राफ। तो क्या हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा? यस मैम। समझ आया सबको? कोई भी ऐसे है जिसको इसमें इस क्वेश्चन में डाउट है? मैम यहाँ पर NADP+ लिखा और ग्राफ में NADPH, तो मैम एक ही है मतलब?
अरे यहाँ पर दो टर्म्स लिखी है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब तक इसको हाइड्रोजन नहीं मिलेगा तो आपका NADPH नहीं बनेगा। इस क्वेश्चन में NADP आते जा रहा था पर उसको H+ नहीं मिल रहा था, तभी तो NADPH नहीं बना ना। और ऑक्सीडेशन में Yes, क्या होगा, ma'am. ये H+ को अलग करना है हमको, H+ को अलग थोड़ी ना करवाना है, यहाँ पर तो हमको H+ को ऐड करवाना था। Yes, ठीक है, ma'am. समझ में आ गया. क्लियर हो गया। नेक्स्ट, Yes, दो प्लांट में फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, अभी बताया था स्टार्टिंग के। मैम मैम सी सी ऑप्शन मीजोफिल एंड बंडल। Mesophil cell और bundle cell. मीजोफिल में पेप्केस आया था और Yes, बंडल ma'am. चेन में कौन सा एंजाइम आया था, रूबिस्को। ठीक है, Rubisco. ओके, क्लियर है ना, आई होप ये क्लियर ही होगा। Yes, ma'am. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो। डिप्लोटीन इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ काइस्माटा। पढ़ा है आप लोगों ने, ये क्लास में बिल्कुल पढ़ा होगा। डिप्लोटीन में काइस्माटा क्या होता है? काइस्माटा क्या होता है? एक्सेप्ट होता है मैम, वो स्ट्रक्चर बनाता है, वो काइस्मेटा। यस, वेरी गुड। तो जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होता है। तो देखो क्या ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, यस है ना, एक्सचेंज हो रहा है जेनेटिक मटेरियल। दोनों बोल रहे हैं ला थोड़ा थोड़ा दे दे। Yes, ma'am. तो क्या ये एक्स शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? यस Yes, ma'am. यस इसी को हम क्या बोलते हैं, काइस्माटा। ये कहाँ होता है हमारा, डिप्लोटीन स्टेज में। डिप्लोटीन किसकी स्टेज है, ला जरा पानी दे दे, किसकी स्टेज थी? Ma'am, meso phase 1 की थी. मियोसिस वाली। ठीक है, Meiosis professor. तो क्या यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है? यस यस मैम। Yes, ma'am. अब ये बोल रहा है कि जो डिप्लोटिन है वो अरेस्टेड या सस्पेंडेड भी रह जाती है कुछ सेल्स में जो oocytes होती है वर्टिब्रेट्स की। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? यस मैम। पढ़ा है आपने डिप्लोटिन टाइकाइनेस Yes, ma'am. है ना। देखो डिप्लोटिन क्या होता है कि जो हमारी oocytes होती है ना, ह्यूमन बींग्स की भी इंक्लूडेड होती है, कि जब बेबी बनता है ना तो उसमें डिप्लोटिन तक तो वो हो जाता है, पर गैमेट्स कब बनते हैं, आफ्टर प्यूबर्टी। याद है, आफ्टर प्यूबर्टी गैमेट्स फॉर्मेशन होते हैं, कुछ साल लगते हैं, Yes, ma'am. है यस ना। मैम। तो ये जो आपकी oocytes थी जो सेल ओवम बनाएगी, वो क्या होती है, oocytes में डिप्लोटिन तक तो आ गया था, पर डिप्लोटिन के बाद वाला स्टेज कब होगा, आफ्टर प्यूबर्टी। तो ये वाला स्टेटमेंट भी होगा हमारा करेक्ट। क्या ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है? यस मैम। करेक्टली एक्सप्लेनेशन No, है क्या? ma'am. नो मैम। नहीं है ना। ये बोल रहे हैं काइस्माटा बन रहा है, दैट इज ट्रू, ठीक है, डिप्लोटिन में काइस्माटा बन रहा है। और दूसरा बोल रहा है कि ये oocytes में अरेस्टेड ये रहता है या सस्पेंडेड रहता है, ठीक है, ये भी सही है। पर ये काइस्माटा के लिए कोई एक्सप्लेनेशन दिख रहा है क्या? बोल रहे हैं कोई एक्सेप्ट स्ट्रक्चर बन रहा है या एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ऐसा कुछ बोला है इसने? No, No. ma'am. Okay. Ma'am, No, option B होगा फिर. ऑप्शन बी होगा, ठीक है। यस ओके, व्हाट इज पेसमेकर? ऐसे नोट। ऐसे नोट को बोलते हैं, क्या काम होता है पेसमेकर का? काम क्या होता है पेसमेकर का? 10:30. गाइस नहीं. माइक्स ऑफ, अदरवाइज मुझे माइक ऑफ करना पड़ेगा। यस चुए, वेरी गुड। ये क्या करता है, इंपल्स जनरेट करना है, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसके लिए क्या चाहिए, इंपल्स चाहिए। पढ़ा था हमने, हार्ट के 4 चैम्बर है, यहाँ पर ऐसे नोट प्रेजेंट होता है, ये कुछ सिग्नल भेजेगा तो ये दोनों ऑरिकल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। उसके बाद यहाँ कौन होता है, एवी नोड, इसने सिग्नल को एक्सेप्ट किया, ये कहा जाएगा फिर बंडल ऑफ फेस, और फिर फाइनली पुर्किंजे फाइबर्स। यही पढ़ा था हमने। यस इंपल्स कैसे जाती है, पहले एसी नोड, फिर एवी नोड, फिर बंडल ऑफ फेस, और फाइनली कहाँ जाएगी, पुर्किंजे फाइबर्स में। ठीक है, तो ये इंपल्स जनरेट का काम कर रहा है। तो ये हमको कब आर्टिफिशियली हमको इसमें किसी के हार्ट में ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, बताओ इन चारों में से क्या होगा, बताओ। गाइस एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. आंसर तो दो, पूरा क्वेश्चन समझा दिया, इंपल्स जनरेट कर रहा है, क्या होगा इसका आंसर? ये ऑप्शन ए ऑप्शन होगा।
क्या ये ब्लड सप्लाई से रिलेटेड है या फिर बी है। ये एक्टिविटी से रिलेटेड है? हार्ट की रिदम जो बनती है, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ये कौन करवाता है? ऐसे नोड जब तक सिग्नल नहीं भेजेगा तब तक हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा ना। तो अगर किसी की हार्ट की रिदम, हार्ट बीट खराब हो गई तो हम उसको क्या देना पड़ेगा? आर्टिफिशियल पेस मेकर, जो उसकी जो हार्ट बीट हो वो एक कांस्टेंट 72, 71 से 75 के रेंज में चले। ठीक है, कंफ्यूजन है क्या स्टिल? No, ma'am. यस मैम, कंफ्यूजन है? यस मैम, ये आपका हार्ट है, हार्ट को क्या करना है? कॉन्ट्रैक्ट। जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो क्या ब्लड नीचे जाएगा? नो मैम, तो क्या मुझे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा? यस मैम, अगर किसी भी मसल को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्सेशन करवाना है तो उसके लिए हमको सिग्नल चाहिए होता है। बिना सिग्नल मिले कोई काम होगा क्या? नो मैम, तो क्या इस कॉन्ट्रैक्शन के लिए मुझे सिग्नल चाहिए? यस मैम चाहिए, तो कहीं से तो ये सिग्नल आना चाहिए। यस मैम, तो ये सिग्नल कहाँ आता है? ऐसे नोड। ऐसे नोड एक स्पेशल ग्रुप ऑफ टिश्यू होता है, इसको नोडल टिश्यू भी बोलते हैं। ये नोडल टिश्यू क्या होगा? ऑटोमेटिकली इंपल्स जनरेट करेगा और हार्ट की मसल्स को ये क्या देगा? सिग्नल देगा, ताकि हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो और ब्लड का फ्लो होता रहे। अब समझ में आ गया? यस मैम, अब आ गया मैम समझ में। ठीक है, हार्ट रिदम का मतलब तो समझे ना, ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इसी की वजह से तो हार्ट बीट बनती है ना? क्लियर है? यस। ठीक है, अब इन स्टेजेस को एक बार देख लेते हैं हम ध्यान से, ताकि आप इसमें कुछ भी गलती ना करो। कौन सी बताई थी? ला जरा पानी दे दे, यही बताई थी ट्रिक। यस। ठीक है, अब इस ट्रिक से सबसे पहले हो गए लैप्टोटेन। लैप्टोटेन में को भी हम क्या बोलते हैं? बुके स्टेज भी बोलते हैं। कौन सी? बुके स्टेज। ओके ओके, ये जो क्रोमोसोम्स है, ये आपके क्रोमेटिन्स कुछ कंडेंस होके ऐसा बुके लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसकी उसके बोलते हैं बुके स्टेज। क्लियर? यस मैम, उसके बाद आएगा जाइगोटन। जाइगोटन में क्या होता है कि ये जो आपके क्रोमोसोम्स थे ना, वो पेयरिंग करने लग जाएंगे। ये दो क्रोमोसोम्स थे, चलो हाथ मिलाते हैं, दोनों हाथ मिलाएंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पेयरिंग। और पेयरिंग को ही हम क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस। और इसके बीच में ये जो कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इसको बोलते हैं सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? कहाँ होगा ये? जाइगोटन में। ओके, यस मैम, ठीक है। अब आ जाए पैकाइटिन में। पैकाइटिन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, बताया था। काइस्माटा, एक्सचेंज होके, बताया था। Yes, ma'am. अभी Yes, समझ में आया ma'am. क्या? या फिर सब लोग सो गए हो? अभी तो बोल रहे थे माइक ऑन कर दो, माइक ऑन कर दो। अब ऑन करा तो सबकी आवाज ही चली गई, ऐसा क्यों? ओके, सो सबसे पहले क्या हुआ? बुके स्टेज हुई, उसके बाद सिनेप्सिस हुई। दोनों होमोलोगस ऑर्गेनेल्स के बीच में दोस्ती हुई, दोनों ने हाथ मिलाया। जैसे ही हाथ मिलाया, उसके बाद वो क्या बोलेंगे कि चलो थोड़ा सा अपन एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे ही वो एक्सचेंज करने के लिए कि तुमको बनाना है काइस्माटा, काइस्माटा यहाँ पर बनने लग जाएगा और क्लियरली विजिबल कहाँ होगा आपका? डिप्लोटिन में। में, डिप्लोटिन में। ये जो सिनेप्सिस थी अब खत्म हो गई, ये दोनों अलग अलग हो गए, जिससे ये एक्स स्ट्रक्चर क्लियरली विजिबल हो गया है। उसके बाद काइस्माटा का टर्मिनलाइजेशन, मतलब ये काइस्माटा टूट कब जाएगा? अलग कब हो जाएगा? आपका डायकाइनेसिस में। सारी स्टेजेस क्लियर है? यस। यस मैम, यहाँ पर कौन खत्म हो जाएगा? प्रोफेज 1 अब खत्म हो जाएगा। क्लियर? यस। ओके, Yes, ma'am. पैकेटीन वाला बता दो आप एक क्या बार। बता दे? मैम पैकेटीन वाला। पैकाइटिन में क्या होता है कि इन दोनों ने क्या बोला सबसे पहले कि ये दोनों क्रोमोसोम है, दोनों ने हाथ मिलाया। हाथ मिलाया तो क्या हुआ? सिनेप्सिस हुआ। सिनेप्सिस होने के बाद ये क्या बोलते हैं कि चलो अपन दोनों एक दूसरे का थोड़ा थोड़ा मटेरियल एक्सचेंज कर लेते हैं। वो ए वाला बोलेगा बी को कि ला थोड़ा सा सामान तेरा मुझे दे दे, और बी वाला बोलेगा ए को कि ला थोड़ा सा सामान मुझे तेरा दे दे। तो दोनों ने एक्सचेंज कर लिया। इसी एक्सचेंज को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर बताया था ना, अगर ये दो क्रोमोसोम्स थे तो दोनों की अलग अलग पेयर को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नॉन सिस्टर। और क्रोमोसोम्स कौन से होंगे? ये होमोलोगस। ओके, यस मैम, ठीक है। नेक्स्ट अब हम अगर बात करें तो इसके बाद आएगा हमारा कौन? बाइवेलेंट बन के है, उसके बाद ये टर्मिनेट होके यहाँ पर क्या हो जाएगा?
दोनों चीजें अलग अलग हो जाएगी, एक्सचेंज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, Yes. ओके। अभी काफी क्वेश्चंस बचे हैं, थोड़ा फास्ट करो फटाफट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर रहा था, ये नहीं कर रहा था। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक सिग्नल हार्ट को कैसे अफेक्ट करेंगे, उसकी वर्किंग को? ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है पैरासिम्पैथेटिक। ये इन्वॉल्व जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है उसका पार्ट होता है, और ये किसी कंडीशंस को कंट्रोल करेगा, इनवॉल्यूंटरी को, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्या करता है ये पैरासिम्पैथेटिक सिग्नल? किसी को पता है या मैं एक्सप्लेन कर दूं? मैम एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, देखो अगर कभी किसी को डर लगा बहुत ज्यादा, कुछ ऐसी कंडीशन है, तो उस कंडीशन में उसकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा। यस यस मैम। Yes, ma'am. हार्ट बीट बन जाती है, तो जो इंक्रीज होता है वो किसकी वजह से होता है? सिंपैथेटिक की वजह से। ये क्या कर देगा? इंक्रीज। अब डर लगना खत्म हुआ, हम रेस्ट पे आ गए, नॉर्मल कंडीशन पे आ गया, तो ये जो इंक्रीज हुआ था इसको वापस डिक्रीज भी तो करना पड़ेगा। यस मैम। अगर Yes, हार्ट बीट 70 to 75 है और इसने इंक्रीज करके सपोज 80 कर दी, तो इस 80 से मुझे वापस 72 पे तो लाना पड़ेगा ना, नॉर्मल करने के Yes, लिए ma'am. इंसान को। और उस नॉर्मल करने के लिए कौन काम करता है? पैरासिम्पैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक का काम क्या हुआ? कम करना। ओके, मैम हार्ट रेट और हार्ट बीट एक ही होता है? हाँ, हार्ट रेट क्या होता है? सेम ही तो चीज होती है। हार्ट कितनी बार बीट कर रहा है 1 मिनट में, दैट इज हार्ट रेट। मैम ऑप्शन सी होगा फिर। ऑप्शन क्या होगा इसका? सी, हार्ट रेट डिक्रीज और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज। अगर हार्ट रेट डिक्रीज हो गया, हार्ट की पंपिंग कम हो गई, तो उसमें से जो हमारा ब्लड जा रहा था वो कम होगा या ज्यादा होगा हार्ट रेट के कम करने से? एक सेकेंड ना, आई विल बी बैक, जब तक सोचना इसके बारे में। बताओ क्या होगा? दोनों ही तो कम हो गया ना, हार्ट रेट कम होगा तो उसकी यस pump- मैम, ए होगा फिर। तो इसका ए ऑप्शन होगा ना, यस Yes, दोनों मैम। यूज होंगे ना। यस मैम, दोनों डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, अब क्लियर है? यस मैम, क्लियर हो गया। ओके, अब तो नहीं गलती करोगे कभी इसमें? नो मैम। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो फिर। इसका ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो गया? ए वाला। ओके, यस यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आरबीसी का काम क्या होता है? मैम ऑक्सीजन वो गैसेस ट्रांसपोर्ट में काम आता है। ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करना। यस तो ये ई न्यूक्लिएट हो जाती है, किसकी वजह से? कौन सा शेप बनाती है फिर ये ई मैम, न्यूक्लिएट? बाय बाइकॉन्केव से। क्या ये सरफेस एरिया इंक्रीज करती है? यस यस मैम। और सरफेस एरिया इंक्रीज किस लिए करती है? ताकि मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट हो सके O2 का। तो इसमें से क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? बताओ। D. मैम ओनली 4। मैम डी लगाए। ओनली 4? ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको पहले वाली क्लासेस में भी करवाया था, आप फिर से भूल गए हो। याद रखना, ये जो ई न्यूक्लिएट होती है, क्यों? सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। सरफेस एरिया इसलिए बढ़ाती है ताकि ये मैक्सिमम O2 का ट्रांसपोर्ट कर सके। ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यस यस मैम। ओके। अब बता दो एस फेज में क्या होता है, जल्दी बता दो। क्या ये सही है? एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन, यस यस मैम। मैम। Yeah. या जाइगोटिन में सिनेप्सिस होता है, यस मैम। पेयरिंग होती है क्रोमोसोम्स के बीच में, दोनों दोस्ती करते हैं, हाथ मिलाते हैं। यस मैम। तो Yes, ये ma'am. करेक्ट है। क्या क्रॉसिंग ओवर डिप्लोइड में होती है? बताओ, क्रॉसिंग ओवर मैम कहाँ? डिप्लोटीन में मैम नॉर्मल। पैकेजिंग में होती है। यस, पैकाइटिन में होती है। डिप्लोटिन में क्या होता है? काइस्माटा। जो काइस में एक्स बनेगा वो काइस्माटा में। तो ये गलत हो गया। यस यस मैम। क्या मियोसिस हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों सेल में होता है या ओनली डिप्लॉइड सेल में होगा? मैम दोनों में होता है। मियोसिस मैम नो मैम, डाइप्लॉइड में होता है। ओनली डिप्लॉइड में होगा ना, तो ये भी गलत हो गया। क्या Yes, G2 ma'am. फेज क्वीसेंट स्टेज बोलते हैं हम? नो मैम। G नॉट बोलते हैं। No, तो हमारा ma'am, no फर्स्ट और होगा। सेकंड करेक्ट है, दैट मींस ऑप्शन ए। यस मैम। ओके,
अब बताओ, अगर कोई ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है तो वो मियोसिस क्यों नहीं कर सकता? अगर किसी की प्लॉइडी 3n है तो बताओ ये हाफ में क्या डिवाइड हो पाएगा? क्या 1 और 2 में जाएगा, या 1.5 या 1.5 ऐसा कुछ बना सकता है? या फिर No. एक नॉर्मल नंबर भी हो, अगर 4 है तो 2 बनाएगा, 2 बनाएगा, अगर 2 है तो 1 बनाएगा, ऐसे ही तो जाएगा। क्या 1.5 2.75 ऐसा कुछ होता है? ऐसे तो नहीं होगा। दैट मींस ये मियोसिस नहीं करेगा। No, ma'am. क्यों नहीं करेगा ये मियोसिस? ऑप्शन ऑप्शन सी। बताओ। अब बचाओ, दोस्ती करने के लिए हमें 2 लोग चाहिए। मैम सी मीन्स क्वेश्चन में 3 लोग हैं। अब 3 लोग में से ये बोल रहा है कि 2 की तो दोस्ती हो गई, अब ये तीसरा वाला किससे दोस्ती करे? इसके पास तो कोई पार्टनर है ही नहीं। क्या ये मियोसिस कर पाएगा ऐसे सेल? मैम। No. No, ma'am. क्योंकि इसके जो क्रोमोसोम्स है वो होमोलोगस पेयर्स नहीं बना पा रहे। इसी को तो बोला था होमोलोगस पेयर्स, Yes. है ना? ठीक है, यस हो मैम। गया, समझ आ गया ना? यस मैम। Yes. ओके, इसका मैथ जल्दी जल्दी कर देना, बहुत इजी सा क्वेश्चन हो गया लास्ट वाला। मैम उसका ऑप्शन क्या नॉट होगा? ऑल द क्रोमोसोम्स कैन बी होमोलोगस पेयर्स, ठीक है? ओके मैम। ओके, चलो ग्रेना में क्या होता है? ग्रेना में क्या होता है, जल्दी बता दो। डाइट रिएक्शन लाइट Nitration. रिएक्शन होता है। एटीपी का NADPH का बना लाइट रिएक्शन कहाँ होगा? ग्रेना थाइलेकॉइड के अंदर। स्ट्रोमा में क्या होता यस है? मैम। यस मैम। डार्क रिएक्शन में क्या बनता है? रिएक्शन डार्क रिएक्शन का प्रोडक्ट बताओ जल्दी। C3 साइकिल C4 साइकिल किसके पार्ट थे? डार्क मैम डार्क। मैम T3 में पीजीए बताया। हाँ, तो और फाइनली C4 बनेगा। Glucose. फाइनली तो ग्लूकोज भी नहीं, दीपक का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डार्क रिएक्शन में क्या बनेगा? ग्लूकोज, और वो कहाँ होती है? स्ट्रोमा में। तो इसका क्या हो गया हमारा थर्ड। अब बताओ साइटोप्लाज्म में क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस या क्रेब्स साइकिल? ये रेस्पिरेशन का पार्ट है। लाइट रिएक्शन। साइटोप्लाज्म में क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस। यस मैम। जो हमारा Yes, ma'am. कॉमन था एरोबिक और एनारोबिक दोनों के लिए, वही तो था ना। इसका क्या हो गया? 4। और फाइनली मैट्रिक्स में क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया की? क्रेब्स साइकिल क्रेब्स, बैक साइड। ठीक है। मैच कौन सा होगा? ऑप्शन D. डी। डी। 2 3 4 1 कहाँ है? डी डी में ना? डी में। पक्का ना? यस यस मैम 2 3 4 1। ओके, सीरम और ब्लड में क्या डिफरेंस है? मैम क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता सीरम बस। मैम लैकिंग ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर ऑप्शन सी। प्लाज्मा ठीक है, इसका सी होगा। यस यस मैम। ओके, अब हमको बाइवेलेंट्स के बारे में बात करें। बाइवेलेंट्स किसको बोलेंगे? ये जो आपका सिनेप्टोनोबल कॉम्प्लेक्स बना था ना, मैम एक ऊपर वाले को एक्सप्लेन कर दो। प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स इन सीरम। अगर प्लाज्मा में हमारे क्लॉटिंग फैक्टर प्रोटीन सब कुछ प्रेजेंट है, उसमें से अगर मैं क्लॉटिंग फैक्टर्स को बाहर निकालूं तो अब जो लिक्विड बचेगा उसको बोलेंगे हम सीरम, ठीक है? ओके, यस यस मैम। ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, बाइवेलेंट्स की बात कर रहे थे। तो ये जो क्रोमोसोम पेयरिंग करके जो स्ट्रक्चर बनाएंगे इसको हम क्या बोलेंगे? बाइवेलेंट। एक ये और एक ये बाइवेलेंट होगा। यस मैम। या Yes, ma'am. बाइवेलेंट टेट्राड हो सकते हैं? टेट्राड मतलब 4 हो सकते हैं क्या ये? क्या यहाँ पर कोई सबको 4 चीजें दिख रही है? यस मैम। कौन सी? क्या ये 1 2 3 4 है क्रोमेटिड्स? यस मैम क्रोमेटिड। की वजह से हम इसको टेट्राड बोल सकते हैं। दिस वुड बी करेक्ट, ठीक है। क्या बाइवेलेंट में 4 क्रोमेटिड और 2 सेंट्रोमियर होते हैं? यस Yes. मैम। दो ही तो है, ये 2 सेंट्रोमियर्स हो गए सेंट्रल वाले और 4 क्रोमेटिड, ये भी सही हो यस मैम। गया। एक बाइवेलेंट में क्या आपका एक पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स है? No, यस ma'am. मैम।
नहीं है, ये बाइवैलेंट में क्या है, एक होमोलोगस क्रोमोस और एक होमोलोगस क्रोमोसोम, इन दोनों की एक पेयर मैम है। तो ये तो करेक्ट होगा ना। क्या बाइवैलेंट डिप्लोइड में बनता है? नो मैम। कहाँ बनता है ये, कौन से स्टेज में? ला जरा पानी दे दे, फिर से भूल गए। जाइगोट एंड जाइगोटी। सेरेब्रोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स, अभी यही तो बताया था, इसका कौन सा होगा, ए करेक्ट होगा, ठीक है। ओके मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिम्फेटिक ग्लैंड्स का काम क्या नहीं है? क्या ये बैक्टीरिया को मारता है? यस मैम। Yes, क्या ma'am. ये एंटीबॉडीज बनाता है? मैम ये ऑप्शन है था। Yes, ma'am. ठीक है, इसके पास WBC होती है और प्लाज्मा वाला फ्लूइड होता है, ठीक है। इसमें मैं सिर्फ RBC एब्सेंट होगी, तो इसका काम कैसे होगा RBC बनाना? ओके, यस ठीक है, ये समझ में आ गया ना। हैचन सेलेक्ट पाथवे किसको बोलते हैं? C4 वाले को। C4 को। तो C4 में जो आपको कार्बन का फिक्सेशन करवाना है, उसमें एंजाइम कौन सा चाहिए? पीपी। पेप्टेज, PP case. है ना। PP। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर का ब्रेकडाउन कहाँ होता है? PS1 में, PS2 में, PS2 में. PS में। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नो No. मैम। No, ma'am. इजी क्वेश्चन थे ना ये तो। यस ओके, ये Yes, आपको ma'am. कौन सा सेल दिख रहा है? मैम बेस ऑफ इट। ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी आया हुआ था ना अभी, यस मैम। यस Yes, ma'am. ठीक है। पीछे वाले भी आए थे ए, क्या बोल रहे हो? मैम, जो क्वेश्चन अभी निकले हैं, वो भी सब आए थे पेपर में। ओके, कुछ रिपीट भी होंगे। टेस्ट पेपर प्लीज सॉल्व कर लेना ना, प्रीवियस वाले सारे सॉल्व करना, ओके। ओके मैम। ठीक है, जब आर्टरीज की वॉल थिक हो जाएगी तो उसको क्या बोलते हैं, कौन से डिसीज बोलते हैं? क्या डिपॉजिट होता है वॉल्स पे, बताओ। मैम कोलेस्ट्रॉल, ए। कोलेस्ट्रॉल, फ्लेट, फैट, ये सब पढ़ा था। जब इसका ma'am. डिपॉजिट हो यस जाएगा मैम। तो जो आर्टरी का ल्यूमेन है या अंदर की स्पेस है वो छोटी हो जाएगी ना, वो तो ऑलरेडी छोटी थी और छोटी हो गई, तो इसी को तो हम Yes, बोलते हैं आर्टरियोस्क्लेरोसिस। यस इसी डिसऑर्डर को Yes. बोलते हैं ना, यस मैम। ठीक है। अब लास्ट वाला बता दो, ये वाला भी आपका प्रीवियस वाला ही क्वेश्चन है, आप ऑलरेडी इसको टेस्ट पेपर में दे चुके हैं। क्या 130/90 को हाई ब्लड प्रेशर मानते हैं? नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना? And 120/80. 120, 120/70। 120/80, ठीक है। हाई किसको मानते हैं? डी मैम 190/100। जब 140 ये पहुंच जाए ना, 140/90 हो जाए, सॉरी 140/90 हो जाएगा ना, इससे हम इसको हाई मानेंगे। नॉर्मल, अगर नॉर्मल भी हमारी बॉडी में कुछ हो रहा होता है तो कभी कभी ब्लड प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है और फिर वो वापस नीचे आ जाएगा, पर हम इसको थोड़ी ना बोलेंगे हाई ब्लड प्रेशर। 130 तक जाएगा तो इट इज फाइन, पर अगर 130 से ऊपर 140 पहुंच गया तो 140 पे क्या हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर हम उसको बोलेंगे। और इस कंडीशन में इससे और ऊपर जाएगा तो फिर भी हाई ब्लड प्रेशर ही रहेगा। इसमें जो हमारे बहुत वाइटल ऑर्गन्स होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, ब्रेन और किडनी, इनको जो ब्लड सप्लाई होता है वो क्या हो जाता है, डैमेज करने लग जाता है इनको, ठीक है। यस ओके, इतना ब्लड प्रेशर ये झेल ही नहीं पाते हैं, ओके। कौन कौन? Yes, किडनी, ब्रेन, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, ओके, ठीक है। मैम इसका ऑप्शन क्या होगा? डी। ऑप्शन डी होगा ना। 140 के अबव गया, 190 140 के अबव गया क्या? यस मैम। यस मैम। मैम इसमें करेक्ट यही पूछा है, करेक्ट रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर। हाँ, which one of the following is correct regarding 130/90 को हम नहीं मानते, 140 होगा तो मानेंगे। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि आइडियल ब्लड प्रेशर 100/55 होता है, गलत, ये तो 120/80 होता है। क्या 105/50 बहुत एक्टिव होता है? नहीं, इसको बहुत एक्टिव नहीं बनाएगा, थोड़ा सा तो उसमें कम हो गया ब्लड प्रेशर का, और बहुत कम हो गया तो वो एक्टिव होगा या इंसान इनएक्टिव होने लग जाएगा। फाइनली ऑप्शन में आएंगे कि ये बोल रहा है 190/110 बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर होता है जो हार्म कर सकता है वाइटल ऑर्गन्स को, तो ये तो करेक्ट होगा।